बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी फिजिक्स विद इब्रारुल्लाह। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, ज़रा तवज्जो के साथ इसको पढ़े और इसको देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को 100% लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। देखिए, हमने इससे पहले मोमेंटम पढ़ा है कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, यानी मैथमेटिकली P इज इक्वल टू mv। ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि रिमेन कांस्टेंट, कंजर्व फॉर एवर। एक चीज़ जो हमेशा के लिए एक जैसे हालत में हो उसको कंजर्व कहा जाता है। तो कंजर्वेशन से यहाँ पर मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं तो वो हमेशा के लिए उसी मोमेंटम के साथ मूव करेगा, बशर्त ये कि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, एक्ट ना करे। ठीक है। तो दिस लॉ स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। ये इसका स्टेटमेंट है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो फिर अगली बात यह है कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है द सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स इज इन्वॉल्व। यानी जहां पर दो या दो से ज्यादा बॉडीज जो है वो इंटरेक्ट कर रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। इंटरनली बेशक वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए, कोई मसला नहीं, लेकिन एक्सटर्नली एक बाउंड्री के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर एक्ट करेंगे और इस बॉडी के अंदर कोई और फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आइसोलेटेड सिस्टम। आपको समझाता हूँ पहले प्रूफ का मतलब क्या है कि हम इस बात को साबित करेंगे। यहाँ देखें, जब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो उसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम पी आई, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू पी एफ। ठीक है। यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों हमेशा बराबर होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट इनिशियली 100 न्यूटन सेकंड मोमेंटम के साथ मूव कर रहे हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक दिस ऑब्जेक्ट विल मूव विद द सेम 100 न्यूटन सेकंड मोमेंटम फॉर एवर। ठीक है। तो अगर 0 सेकंड में या फ्रॉम द स्टार्ट at the start of the time the momentum is 100, then after 2 hours, after 3 hours, after 4 hours the momentum will be same। तो इसीलिए जो फर्स्ट है वो इनिशियल और जो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद मोमेंटम है वो क्या है, वो आपके पास फाइनल मोमेंटम है। तो दोनों हमेशा बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या है, तो सिस्टम का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास इस तरह एक क्लोज सिस्टम आप ले लीजिए। क्लोज का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ना अंदर कोई और फोर्स आएगा। इस फोर्स का मतलब एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकते हैं, और भी फोर्सेस हो सकते हैं। तो ये सारे फोर्सेस इसमें एक्ट नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में मैं एक बॉडी के लिए सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर एक सेकंड के लिए आपको समझाऊंगा। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये मास जो है इसी वेलोसिटी के साथ हमेशा हर जगह पे यही मूव करेगा। मास सेम वेलोसिटी, यूं बोले, इसी तरह सेम मास सेम वेलोसिटी। तो ये सेम मोमेंटम के साथ हर जगह पे ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम यूं बोलेंगे कि अगर इधर यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम मेरे पास पी आई है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर अगर इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम पी आई है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मोमेंटम पी एफ होगा। लेकिन ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मास भी वही सेम है। तो इस सिस्टम के अंदर यानी ये जो बाउंड्री है इसके अंदर ये जिस तरह भी मूव करेगा इसका मोमेंटम पे चेंज नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। हम इसको प्रूफ किस तरह करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमने रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम में एक बात की थी कि हमें पता है कि जब कभी भी फोर्स एक्ट करता है तो वो फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हम स्टार्ट वहीं से लेंगे, क्योंकि काम किस चीज ने खराब किया था, फोर्स ने, तो हम फोर्स से काम स्टार्ट करेंगे। तो एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये वो है जब फोर्स आता है तो मोमेंटम में चेंज आ जाता है। नाउ हमने ऊपर की बात की है कि फ्रॉम
आइसोलेटेड सिस्टम या बाय आइसोलेटेड सिस्टम, जब सिस्टम आइसोलेट हो तो फिर क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। आइसोलेट सिस्टम के लिए फोर्स क्या है, हमने अभी डिटेल के साथ पढ़ा कि आइसोलेट सिस्टम में फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो आप ये जीरो इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे, ओके इक्वेशन 1, 1 गोज टू क्या बनेगा, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है। अब आप ऐसा करें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और अगला स्टेप बन जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। अब आपको पता है कि डेल्टा यूज फॉर चेंज, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो। और अगला स्टेप आप लिखेंगे कि पी एफ इक्वल टू पी आई, क्या मतलब इनिशियल फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या है, बराबर है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कब है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ जीरो होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जीरो होते हैं। जब आइसोलेटेड सिस्टम हो तो मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट या कंजर्व होता है, सेम होता है, फॉरएवर एक जैसा होता है। दिस इज सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर सिंगल बॉडी। ये मैंने एक बॉडी के लिए की है, ठीक है। यह सिंगल बॉडी के लिए मैंने की है, समझाने के लिए डिटेल के साथ। बुलेट एंड गन का एग्जांपल के तौर पर हम इसको टू बॉडीज के लिए एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको टू बॉडीज भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर गन वाला एग्जांपल भी बता दूंगा। ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये ही आप ले लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो पहले ये प्रूव करोगे, समझने की कोशिश करोगे, फिर बाद में जो है डिटेल पढ़ोगे। अब आते हैं हम फॉर टू बॉडी सिस्टम, ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास दो बॉडीज जो है वो आइसोलेट सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, तो हम इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह लिखेंगे। ये एक आइसोलेट सिस्टम है जहां पर F0 है। अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट को M1 नाम देता हूं और उस वक्त वो वेलोसिटी U1 के साथ मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी V से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास M2 है और सेम उसी की वेलोसिटी U2 है, और सिचुएशन ये है कि U1 इज ग्रेटर देन U2, U1 U2 से ज्यादा है। तो आप देख रहे हो कि कुछ देर बाद जो है ये बॉडी इसके साथ टकराएगा, क्योंकि इसका स्पीड उससे ज्यादा है। जब ये टकराएंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरेक्टिंग बॉडीज। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से एक्शन और रिएक्शन अकर करेगा। M1 M2 के ऊपर और M2 M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अपने वेलोसिटीज को चेंज करके आगे बढ़ेंगे। इंटरेक्शन के बाद फिर ये लेट सपोज M1 की अब वेलोसिटी V1 है और M2 की वेलोसिटी जो है वो V2 है, ठीक है। अब ये पूरा बॉक्स के अंदर इसलिए बंद है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये जा रहे हैं। तो अब इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कौन सी इनिशियल मोमेंटम होगी, कौन सी फाइनल मोमेंटम होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो बॉडी सिस्टम है, तो दो बॉडी सिस्टम में आपके पास जो मोमेंटम होगा दिस विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट या ईच बॉडी। यानी मेरे पास जो इनिशियल मोमेंटम आएगा पी आई, समझने की कोशिश करें बच्चों, पी आई इनिशियल मोमेंटम, वो वैसे तो मोमेंटम एम वी के बराबर होते हैं ना, तो यहाँ पर दो बॉडीज है, तो दिस विल बी द सम ऑफ दी मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। पहले बॉडी का मोमेंटम है M1 U1 प्लस दूसरे का मोमेंटम है M2 U2। ये आपके पास क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आ गया। दो बॉडीज है तो दो बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ प्लस द सॉरी इनिशियल मोमेंटम इज द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास आ गया क्या चीज, इनिशियल मोमेंटम। टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, पी एफ, वो बन जाएगा ये वाला M1 V1 प्लस
m2v2। अब ये फाइनल मोमेंटम आ गया। टक्कर के बाद या इंटरेक्शन के बाद फिर मोमेंटम एक दूसरे के साथ चेंज करेगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ओवरऑल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पढ़ा है कि चूंकि आइसोलेट सिस्टम है तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी आई मस्ट बी इक्वल टू पी एफ। तो पी आई आपके पास क्या है, लिखें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको क्या देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि भाई इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई फोर्स नहीं है तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये आपका है एक बॉडी सिस्टम ये वाला, और ये फिर टू बॉडीज के लिए। आपके पास बेशक की जितनी भी बॉडीज हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम में एक्ट नहीं कर रहा तो इस इन बॉडीज के इंटरेक्शन के दौरान, जो इंटरेक्शन से पहले, इंटरेक्शन के बाद या कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इसी एग्जांपल को अप्लाई करेंगे फॉर बुलेट एंड गन सिस्टम के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान बात है। हमें पता है कि लेट्स सपोज मैं इस तरह लिखूंगा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ दी गन जो है वो क्या है। तो मैं बोलूँगा कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन पी आई ऑफ द गन इक्वल टू एम मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन हम मैं कंसिडर करूँगा मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस सिस्टम पूरा है ना, तो मास ऑफ वेलोसिटी, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास एंड गन, अब गन एंड बुलेट का मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गन के अंदर बुलेट मौजूद है, तो बुलेट का मास अलग कंसिडर करते हैं, पूरे गन का मास अलग कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए दो मासेस है, तो दो मासेस के लिए मेरे पास इनिशियल मोमेंटम बनेगा मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, ये मोमेंटम ऑफ द गन आ गया, प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट आ गया। अब फाइनल मोमेंटम, अगेन सेम वही बात है ना, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जिस तरह ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड इनिशियल और सेकंड और कोलिजन के बाद फाइनल। अब जब हम फायर करते हैं तो फायर के दौरान आप देखेंगे कि किस तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करेगा और किस वजह से गन जो है वो रिकॉइल करता है। असल बात यहाँ पर रिकॉइल ऑफ द गन है। तो देखें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पी आई इज इक्वल टू पी एफ। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम आपके पास है मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इक्वल टू मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये दोनों मोमेंटम आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा है कि फायर से पहले वेलोसिटी ऑफ द गन भी जीरो है और बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो है। वेलोसिटी ऑफ द गन क्या है, जीरो, और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आल्सो। ये किस चीज, फायर से पहले। तो जब फायर से पहले ये दोनों जीरो है तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन जीरो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट जीरो। देखा ना, जीरो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास जीरो, जीरो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई बाय मास इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन जो है अलॉन्ग विद बुलेट वो तो जीरो है। बात बाद में बनेगी जब फायर करेगी तो आप देखेंगे कि मोशन वेलोसिटी आएगा बुलेट में भी और गन में भी। ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ ये बन जाएगा, ये वाला साइड जीरो और इस साइड पे आपके पास बन जाएगा मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ द गन
प्लस मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे ना, कि अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फाइंड कर सकते हो, मास ऑफ द गन फाइंड कर सकते हो, मास ऑफ द बुलेट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर हम जस्ट ओनली रिकॉइल ऑफ द गन फाइंड करेंगे कि गन क्यों जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। तो दिस इज, हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखें यहाँ जीरो है, यहाँ एम मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ द गन, इसको इस तरफ ले आए तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। एम जी वी जी इक्वल टू एम बुलेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अगर आप गन को इस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। और ये नेगेटिव साइन है, अगर ये नेगेटिव साइन मैं इधर ले आऊँ तो भी कोई मसला नहीं, यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन आप इस तरफ ले आएँ, यानी आप यूँ बोले कि दोनों साइड को अपने बस लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें। ओके जी, आपके पास वेलोसिटी ऑफ द गन आ गया विद नेगेटिव साइन। यह नेगेटिव साइन शो क्या करता है कि ये वाला पूरा चीज़ जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये आपको क्या देता है, नेगेटिव साइन के साथ। अगर ये पॉजिटिव जा रहे हैं तो फिर इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो ये नेगेटिव सिंबल के साथ होगा। तो यही नेगेटिव सिंबल हमें रिकॉइल ऑफ द गन देता है। तो असल बात यह है कि जब हम फायर करते हैं तो गन क्यों रिकॉइल करता है, तो दिस इज बिकॉज टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। मोमेंटम ऑफ सिस्टम को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि लॉ के मुताबिक मोमेंटम हमेशा बराबर रहता है। तो जब बराबर रहेगा तो इसको बराबर करने के लिए फिर गन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा। क्योंकि वो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है, मिसाल के तौर पर बुलेट आगे जा रही है तो उसका मोमेंटम दिस विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गन। तो जब गन के दोनों के बराबर होंगे तो दरमियान में नेगेटिव साइन आएगा तो कैंसिल करेगा। तो सिंपल बात यह है कि ये जीरो है तो ये वाला साइड भी जीरो बनना चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ इधर आ गया, कैंसिल आउट होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स एज इट इज आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स यही लिखते हैं हमेशा से, 9th क्लास को ऑलमोस्ट 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यही लिखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 65/65 मार्क्स फेडरल बोर्ड में नॉर्मली ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जब आपने इस टॉपिक को समझना हो तो आपने से पहले वीडियो मोमेंटम को भी पढ़ना है, फिर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम को भी आप लोगों ने सही पढ़ना है, और साथ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली वीडियो भी पूरी देखनी है। स्टूडेंट्स ज़रूर वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ आता है या नहीं आता। अपने कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।